हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं जीके लोचन की हिंदी की। उसमें हम लोग बात कर रहे हैं आज अध्याय 1 संघ की भाषा की समीक्षा। तो दोस्तों, अनुच्छेद 343 के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 343 प्रथम के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित भाषा हिंदी घोषित की गई। इससे देश के बहुमत की इच्छा ही प्रतिनिधित्व होती है। अनुच्छेद 343 द्वितीय के अनुसार इसे भारतीय संविधान लागू होने की तारीख अर्थात 26 जनवरी 1950 से लागू नहीं किया जा सकता था। इसे लागू करने के लिए संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद की अवधि रखी गई, परंतु फिर अनुच्छेद 343 तृतीय के द्वारा सरकार को यह शक्ति प्राप्त कर ली गई कि यह 15 वर्ष की अवधि के बाद अंग्रेजी का भी प्रयोग जारी रख सकती है। रही सही कसर बाद में राजभाषा अधिनियम 1963 ने पूरी कर दी, क्योंकि इस अधिनियम ने सरकार के इस उद्देश्य को साफ कर दिया कि अंग्रेजी की हुकूमत देश पर अनंत काल तक बन रहेगी। इस प्रकार संविधान में की गई व्यवस्था 343 प्रथम में हिंदी के लिए वरदान थी, परंतु 343 सेकंड व 343 तृतीय के व्यवस्थाओं में इस वरदान का अभिशाप में बदल दिया। वस्तुतः संविधान में निर्माण काल में संविधान निर्माताओं में जनसाधारण की भावना के प्रतिकूल व्यवस्था करने का साहस नहीं था, इसलिए 343 प्रथम की व्यवस्था की गई। किंतु अंग्रेजोहित का वर्चस्व बनाने रखने के लिए 343 तृतीय व सेकंड व 343 तृतीय उसे प्रभावहीन ही देश को मानसिक गुलामी लाद दी गई। अनुच्छेद 344 के संदर्भ में अनुच्छेद 344 के अधीन प्रथम राजभाषा आयोग B.J. खेर आयोग को 1955 में तथा संसदीय राजभाषा समिति G.B. पंत समिति को 1957 में गठन हुआ, जहां खेर आयोग ने हिंदी को एकानातिक व सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंचाने पर जोर दिया। वहां पंत समिति ने हिंदी का प्रधान राजभाषा बनाने पर जोर दिया, लेकिन अंग्रेजी को हटाने के बजाय उसे सहायक राजभाषा बनाने की वकालत की। हिंदी के दुर्भाग्य से सरकार ने खैर आयोग के महज औपचारिक माना और हिंदी के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जबकि सरकार ने पंत समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया, जो आगे चलकर राजभाषा अधिनियम 1963 और 67 का आधार बनी, जिसने हिंदी का सत्यानाश कर दिया। समग्रता से देखें तो स्वतंत्रता संग्राम काल में हिंदी देश में राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक थी, अतः राष्ट्रभाषा बनी और राजभाषा अधिनियम 1963 के बाद वह केवल संपर्क भाषा होकर रह गई। अध्याय सेकंड प्रादेशिक भाषाएं एवं 8वीं अनुसूची की समीक्षा। अनुच्छेद 345-346 से स्पष्ट है कि भाषा के संबंध में राज्य सरकारों को पूरी छूट थी। संविधान की इन्हीं अनुच्छेदों के अधीन हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी राजभाषा बनी। हिंदी इस समय 9 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश तथा प्रथम केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की राजभाषा है। उक्त प्रदेशों में आपसी पत्र व्यवहार की भाषा हिंदी है। दिनोदिन हिंदी भाषी राज्य में हिंदी का प्रयोग सभी सरकार प्रयोजनों के लिए बढ़ता जा रहा है। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात व पंजाब की केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ व अंडमान निकोबार की सरकारों ने भी हिंदी को द्वितीय राज्यभाषा घोषित कर रखा है तथा हिंदी भाषी राज्यों में पत्र व्यवहार के लिए हिंदी को स्वीकार कर लिया गया है। अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य को पर्याप्त अनुपात चाहता है तो उसके द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाए तो राष्ट्रपति उस भाषा की सरकारी अभिज्ञा दे सकता है। उस समय पर राष्ट्रपति ऐसी अभिज्ञा देते रहे जो 8वीं अनुसूची में स्थान पाते रहे, जैसे 1967 में सिंधी, 1992 में कोंकणी, मणिपुर व नेपाली, 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली। यही कारण है कि संविधान लागू होने के समय जहां 14 प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 22 हो गई है। अध्याय 3 SC/ST आदि भाषा अर्थात न्याय व विधि कानून की भाषा की समीक्षा। अनुच्छेद 348 व 349 से स्पष्ट हो जाता है कि न्याय व कानून की भाषा उन राज्यों में भी हिंदी को राजभाषा मान लिया गया है कि अंग्रेजी ही है। नियम, अधिनियम, विनियम तथा विधि का प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होने के कारण सारे नियम अंग्रेजी में ही बनाए जाते हैं।
बाद में उनका अनुवाद मात्र कर दिया जाता है। इस प्रकार न्याय व कानून के क्षेत्र में हिंदी को समुचित प्रयोग हिंदी राज्यों में भी अभी तक नहीं हो सका। अध्याय 4 विशेष निर्देश की समीक्षा। अनुच्छेद 350 भले ही संवैधानिक स्थिति के अनुसार व्यक्ति को अपनी व्यवस्था के निर्माण हेतु किसी भाषा का अभ्यावेदन करने में हकदार माना गया, लेकिन व्यवहारिक स्थिति यही है कि आज भी अंग्रेजी में अभ्यावेदन करने में अधिकारी त्वचा ध्यान देना गवारा करते हैं। अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 351 में राजभाषा विषयक उपबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसमें हिंदी के भावी स्वरूप का विकास की परिकल्पना सन्निहित है। हिंदी को विकसित करने की दिशाओं में भी इसका संकेत है। इस अनुच्छेद के अनुसार संघ सरकार का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए समुचित प्रयास करे, ना कि देश में प्रयुक्त हो सके वैसी भारत को मिली-जुली संस्कृति की अभिव्यक्ति की वाहिका बन सके। इसके लिए संविधान में इस बात का भी निर्देश दिया गया कि हिंदी में हिंदुस्तानी और मान्यता प्राप्त हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं को शब्दावली और शैली में भी अपनाया जा सके, और मुख्यतः संस्कृत और गौड़ अन्य भाषाओं विश्व की किसी भी भाषा से शब्द ग्रहण कर उसके शब्द भंडार का समृद्ध किया जाए। संविधान के निर्माताओं को यह प्रबल इच्छा थी कि हिंदी भारत में ऐसी सर्वमान्य भाषा के रूप में ग्रहण करे जो सब प्रांतों के निवासियों को स्वीकार हो। संविधान के निर्माताओं को यह आशा दी कि हिंदी अपने स्वाभाविक विकास में भारत की अन्य भाषाओं से वरिष्ठ संपर्क स्थापित करेगी और हिंदू एवं अन्य भारतीय भाषाओं के बीच साहित्य का आदान प्रदान होगा। संविधान के निर्माताओं में उचित ढंग से यह आशा की थी कि राजभाषा हिंदी अपने भावी रूप में विकास करने में अन्य भारतीय भाषाओं का सहारा लेगी। यह इसलिए था कि राजभाषा हिंदी को सबसे सुलभ और गृह रूप धारण करना है। सेकंड, 1950 ईस्वी के बाद हिंदी को सार्वजनिक प्रगति। राष्ट्रपति का संविधान आदेश 1952 राज्यपालों, एससी व एचसी के न्यायाधीशों की नियुक्ति के आदि पत्रों के लिए हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत है। राष्ट्रपति का संविधान आदेश 1955 ईस्वी में 1955 कुछ प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का प्रयोग निर्धारित है, जैसे पहला जनता के साथ पत्र व्यवहार में, दूसरा प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी पत्रिकाओं व संसदीय रिपोर्ट में, संकल्पों व विधायी नियमों में, चौथा हिंदी को राजभाषा मान चुके हैं राज्यों के साथ पत्र व्यवहार में, संधि पत्र और करारों में, राजनयिक व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय प्रतिनिधियों के नाम जारी करने वाले पत्रों में। प्रथम राजभाषा आयोग बाल गंगाधर B.J. खेर आयोग 7 जून 1955 में 31 जुलाई 1956 प्रतिवेदन। आयोग की सिफारिशें। पहला, सारे देश में माध्यमिक स्तर तक हिंदी अनिवार्य की जाए। दूसरा, देश के न्याय देश की भाषा में किया जाए। तीसरा, जनतंत्र में अखिल भारतीय स्तर पर अंग्रेजी का प्रयोग संभव नहीं। अधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी भाषा समस्त भारत के लिए उपयुक्त है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी का प्रयोग ठीक है, किंतु शिक्षा, प्रशासन, सार्वजनिक न्याय और तथा दैनिक कार्यकल्पों में विदेशी भाषा का व्यवहार अनुचित है। टिप्पणी। आयोग के दो सदस्यों में बंगाल की सुनीति कुमारी चटर्जी व तमिलनाडु के P. सुब्बुरन आयोग की सिफारिशों से असहमति प्रकट की और आयोग के सदस्यों पर हिंदी का लेने का आरोप लगाया। जो भी हो, प्रथम राजभाषा आयोग खेर आयोग ने हिंदी के आधिकारिक और प्रगामी प्रयोग पर बल दिया। खेर आयोग ने जो ढेर सुझाव रखे थे, सरकार ने उन्हें महज औपचारिक मानते हुए राजभाषा के हिंदी के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। संसदीय राजभाषा समिति गोविंद बल्लभ जी.बी. पंत समिति 16 नवंबर 1957 गठन, 8 फरवरी 1959 प्रतिवेदन। पंत समिति ने कहा कि राष्ट्रीय एकता को घोषित करने के लिए एक भाषा को स्वीकार कर लेने का स्वतंत्र पूर्व का जोश ठंडा पड़ गया। सिफारिशें हिंदी संघ की राजभाषा का स्थान जल्दी से जल्दी ले, लेकिन इस परिवर्तन के लिए कोई निश्चित तारीख जैसे कि 26 जून 1965 ईस्वी को नहीं दी जा सकती है। यह परिवर्तन धीरे धीरे स्वाभाविक रीति से होना चाहिए। दूसरा, 1965 तक अंग्रेजी प्रधान राजभाषा और हिंदी सहायक राजभाषा बननी चाहिए। 1965 के बाद जब हिंदी संघ की प्रधान राजभाषा हो जाए तो अंग्रेजी संघ की सहायक या राजभाषा रहनी चाहिए।
टिप्पणी। पंथ समिति की सिफारिशों से राज्य श्री पुरुषोत्तम दास टंडन और सेठ गोविंद दास असहमत व असंतुष्ट थे और उन्होंने यह आरोप लगाया कि सरकार हिंदी की राजभाषा के रूप में प्रस्थापित करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए। इन दोनों नेताओं ने सहमति द्वारा अंग्रेजी को राजभाषा बनाए रखने के लिए का भी घोर विरोध किया और जो भी हो सरकार ने पंथ समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। राष्ट्रपति का आदेश 1960 शिक्षा मंत्रालय, विधि मंत्रालय, वैज्ञानिक अनुसंधान व सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय को हिंदी में राजभाषा के रूप में विकसित करने हेतु विभिन्न निर्देश। राज्य अधिनियम 1963 में 1967 में संशोधित संविधान के अनुसार 15 वर्ष के बाद अर्थात 1965 द्वारा सारा कामकाज हिंदी में शुरू होना था, परंतु सरकार की टूल मोल नीति के कारण यह संभव नहीं हो सका। अहिंदी क्षेत्रों में विशेषतः बंगाल और तमिलनाडु में डीएमके द्वारा हिंदी का घोर विरोध हुआ। इसकी प्रतिक्रिया हिंदी क्षेत्र में हुई। जनसंघ स्थापना 1951 ईस्वी में संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और एवं प्रजा सोसाइटी सोशलिस्ट पार्टी पीएसपी स्थापना 1952 से ईस्वी संस्थापिका लोहिया द्वारा हिंदी को घोर समर्थन किया गया। हिंदी के कट्टरपंथी समर्थकों ने भाषीय उन्माद का उभरा हुआ जिनका कारण हिंदी की प्रगति के बदले हिंदी को हानि पहुंची। इस भाषीय कोलाहल के बीच में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आश्वासन दिया कि हिंदी को एकमात्र राजभाषा स्वीकार करने से पहले हिंदी क्षेत्रों में मध्यमति प्राप्ति की जाएगी, तब तक अंग्रेजी को नहीं हटाया जाएगा। राजभाषा विधेयक का गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने प्रस्तुत किया। राजभाषा विधेयक को उद्देश्य जहां राज्य की प्रयोजनों के लिए 15 वर्ष बाद यानी 1965 से हिंदी का प्रयोग आरंभ होना चाहिए, वहां व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू न करके इसे उस अवधि के बाद भी संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी को प्रयोग बनाए रखना। राजभाषा अधिनियम के प्रावधान। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल 9 धाराएं हैं, जिनमें सर्वप्रथम है 26 जून 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी, पर उस समय में हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी संघ के उन सभी सरकारों प्रयोजनों के लिए बराबर प्रयुक्त होती रहेगी जिनके लिए यह तिथि के तुरंत पहले प्रयुक्त की जा रही है। टिप्पणी। इस प्रकार 26 जून 1965 से राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत द्विभाषिक स्थिति प्रारंभ हुई, जिसके संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं प्रयुक्त की जा सकती हैं। राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967। समय समय पर संसद के भीतर और बाहर जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए आश्वासनों और लाल बहादुर शास्त्री द्वारा राजभाषा विधेयक 1963 को प्रस्तुत करते समय हिंदी भाषी को दिलाए गए विश्वास के मूर्त रूप प्रदान करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी है, जो अपने पिता के भांति हिंदी भाषी और से सहानुभूति रखती थी, के शासनकाल में राजभाषा संशोधन विधेयक 1967 पारित किया गया। राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 के प्रावधान। इसे अधिनियम के तहत राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा के स्थान पर नए उपबंध लागू हुए। इसके अनुसार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों में विधानमंडल द्वारा जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया था, संकल्प पारित करना होगा और विधानमंडलों के संकल्प पर विचार लेने के पश्चात उसकी समिति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित करना होगा। ऐसा नहीं होने पर अंग्रेजी अपनी पूर्व स्थिति में बनी रहेगी। टिप्पणी। इस अधिनियम के द्वारा इस बात का व्यवस्था की गई कि अंग्रेजी सरकार के कामकाज में सहभाषा के रूप में तब तक बनी रहेगी जब तक अहिंदी भाषा राज्य हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनने का सहमत न हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि भारत को एक ऐसा भी राज्य चाहिएगा जो अंग्रेजी बनी रहे और सारे देश का व्यावसायिक राजभाषा बनी रहेगी। संसद द्वारा पारित संकल्प रिजोल्यूशन 1968। राजभाषा हिंदी एवं प्रादेशिक भाषाओं की प्रगति की सुनिश्चित करना है। त्रिभाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फार्मूला को लागू करना। एकता की भावना के संवर्धन हेतु भारत सरकार राज्यों के सहयोग से त्रिभाषा सूत्र को लागू करेगी। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत यह प्रस्तावित किया गया कि हिंदी भाषाई क्षेत्र में हिंदी एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त दक्षिणी भारतीय भाषाओं में से किसी भी एक को हिंदी तथा अहिंदी भाषी क्षेत्र के प्रादेशिक भाषा व अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। टिप्पणी। त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग सफल नहीं हुआ। ना तो हिंदी क्षेत्र के लोगों ने किसी दक्षिण भारतीय भाषा का अध्ययन किया और ना ही गैर हिंदी के लोगों ने हिंदी का। राजभाषा नियम 1976
यथा संशोधित 1987 इस नियमों की संख्या 12, जिनमें हिंदी के प्रयोग के संदर्भ में भारत के क्षेत्रों को 3 वर्गीय विभाजन किया गया और प्रधान राजभाषा हिंदी और या सह राजभाषा अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग हेतु नियम दिए गए। आज ही इन्हें नियमों के अनुसार सरकार की द्विभाषिक नीति का अनुपालन हो रहा है। राजभाषा के संबंधित संस्थाएं। संस्था का नाम, स्थापना कार्य। केंद्रीय समिति निधि, नई दिल्ली 1967 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के संबंध में चालू कार्यक्रमों के संबंध में स्थापित करना। अध्यक्ष प्रधानमंत्री। शिक्षा मंत्रालय के अधीन संस्था का नाम स्थापना कार्य। साहित्य अकादमी, नई दिल्ली 1954 में साहित्य को बढ़ावा देने वाले शीर्षस्थ संस्था। नेशनल बुक ट्रस्ट 1957 में नई दिल्ली में शिक्षा, विज्ञान, साहित्य और उच्च कोटि के पुस्तकों का प्रकाशन कम मूल्यों पर जनता को उपलब्ध कराना। तीसरा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960 नई दिल्ली शब्दकोशों, विश्वकोशी हिंदी भाषीय के लिए पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन। चौथा, वैज्ञानिक तथा तकनीकी 1961 शब्दावली आयोग नई दिल्ली विज्ञान व तकनीक से संबंधित शब्दावलियों का प्रकाशन। बी, गृह मंत्रालय के अधीन संस्था का नाम स्थापना कार्य। राजभाषा विधायी आयोग 1965 से 75 केंद्रीय अधिनियम के हिंदी पाठ का निर्माण। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो 1971 देश के अनुवाद को सबसे बड़ी संस्था है। राजभाषा विभाग 1975 संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामले। सी, विधि कानून मंत्रालय के अधीन संस्था का नाम स्थापना कार्य। राजभाषा आदि 1975 यह प्रयोग पहले गृह मंत्रालय के अधीन था। प्रमुख कानूनों के हिंदी पाठ का निर्माण। डी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रकाशन विभाग, पब्लिकेशन डिवीज़न 1944 में, फिल्म विभाग, फिल्म डिवीज़न 1948 में, पत्र सूचना कार्यालय 1956 में नई दिल्ली में, आकाशवाणी 1957 में, दूरदर्शन 1976 में। राष्ट्रभाषा व राजभाषा संबंधी कुछ विविध तथ्य। प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदू हिंदू हिंदुस्तानी का नारा दिया। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ। कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन 1936 ईस्वी में एवं हरिपुर अधिवेशन 1938 ईस्वी में कांग्रेस के विराट मंडप में राष्ट्रभाषा सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद फैजपुर एवं जमुना लाल बजाज हरिपुरा ने की। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी आयंगर ने रखा, जिनका समर्थन शंकर राव ने देव ने किया। संविधान सभा में राजभाषा के नाम पर हुए मतदान में हिंदुस्तान को 77 वोट व हिंदी को 78 वोट मिले। आज़ादी पूर्व हिंदी का समर्थन करने वाले, आज़ादी बाद हिंदी का विरोध करने वाले व्यक्तित्व। सी, राजगोपालाचार्य, सुनीति कुमार चटर्जी, हुमायूं कबीर, अनंत श्यामनगर अयंगर आदि। मैं कभी भी हिंदी का विरोधी नहीं हूँ। मैं उन हिंदी वालों का विरोध करता हूँ जो वस्तु स्थिति को नहीं समझकर अपने स्वार्थ के कारण हिंदी को लादने की बात सोचते हैं। सी, गोपालाचारी। हिंदी अहिंदी लोगों के लिए ठीक उतनी ही विदेशी है जितनी ही हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। सी, राजगोपालाचारी 1958। हिंदी हिंदुस्तान वाले राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी सीमा यह है कि वह समूचे दक्षिण भारत को भूल जाता है। इरोड वैकंठ रामास्वामी, EVR PRR। 1952 में विख्यात स्वतंत्रता सेनानी भीपट्टू पोटट्टी श्री रामलाला ने तेलुगु भाषा लोगों के लिए एक पृथक राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की मांग का आमरण अनशन किया और 58 दिन बाद 19 अक्टूबर 16 दिसंबर में अपनी जान दे दी। इसके बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मुहिम तेजी में आई। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात राज्य और अपने शासन में क्रमशः पंजाबी, मराठी और गुजराती भाषा के साथ साथ हिंदी को सहभाषा के रूप में घोषित कर रखा है। हिंदी की उपभाषाएं। चौथा, हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। हिंदी भाषा क्षेत्र, हिंदी क्षेत्र, हिंदी पट्टी। हिंदी पश्चिम में अम्बाला हरियाणा से लेकर पूर्व में पुड़िया बिहार तक तथा उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ उत्तराखंड से लेकर दक्षिण में खंडवा मध्य प्रदेश तक बोली जाती है। इसे हिंदी भाषा क्षेत्र या हिंदी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत 9 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पहला केंद्र शासित प्रदेश राजधानी दिल्ली में आते हैं। इस क्षेत्र में भारत की कुल जनसंख्या 43% लोग रहते हैं। हिंदी की उपभाषाएं व बोलियाँ।
बोली एक छोटे क्षेत्र से बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली के साहित्य की रचना नहीं होती है। उपभाषा अगर किसी बोली में साहित्य रचना करने होने लगती है और उसे और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो यह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। भाषा साहित्यकार जब उस भाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठ सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं तथा उसका और क्षेत्र विस्तार हो जाता है तो यह भाषा कहलाने लगता है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं तथा एक एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जॉर्ज अब्राहम ग्रियासी ने 1880 में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानों में हिंदी की उपभाषा में बोलियां व वर्गीकरण प्रस्तुत किया। बाद में ग्रियर्सन ने 1894 ईस्वी में भारत का भाषीय सर्वेक्षण आरंभ किया जो 1987 में संपन्न हुआ। उनके द्वारा संपादित ग्रंथ का नाम ए लिविंगस्टन अर्थ ऑफ इंडिया इन्होंने हिंदी क्षेत्र की बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटकर उनकी व्याकरणिक एवं शाब्दिक विशेषताओं का विस्तार रूप में विवरण किया। इसके बाद 1926 में सुनीति कुमार चटर्जी ने बांग्ला भाषा का उद्भव विकास ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाली लैंग्वेज में हिंदी की उपभाषाओं में व बोलियां का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। चटर्जी ने पहाड़ी भाषाओं को छोड़ दिया, वे उन्हें भाषाएं नहीं गिनती। धीरेन्द्र वर्मा हिंदी भाषा का साहित्य 1933 ईस्वी का वर्गीकरण मुख्यतः सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण पर आधारित है। केवल उनमें कुछ संशोधन किए गए जैसे कि पहाड़ी भाषाओं को शामिल किया गया। इनके अलावा कई विद्वानों ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। आज इस बात को लेकर आम सहमति है कि हिंदी जिस भाषा समूह का नाम है वे 5 उपभाषाओं और 17 बोलियां हैं। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों को उपभाषा कहा जाता है। उन उपभाषाओं के अंतर्गत वे 17 बोलियां आती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जगह का नाम और भाषाएं बोली जाती हैं जहाँ पर प्लेस। राजस्थान में चोलिया बोलियाँ जो हैं वो मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान, जयपुरी व दुरांडी पूर्वी राजस्थानी, मेवाती उत्तरी राजस्थानी, मालवी दक्षिणी राजस्थानी मुख्य क्षेत्र राजस्थान। पश्चिमी हिंदी में कौरवी व खड़ी बोली, बांगरू व हरियाणवी, ब्रजभाषा बुंदेल कन्नौज, औकर आकार बहुला बहुली हरियाणा उत्तर प्रदेश। पूर्वी हिंदी अवधी मध्य प्रदेश, बघेली छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी उत्तर प्रदेश। बिहारी भोजपुरी बघई मैथिली बिहार उत्तर प्रदेश। पहाड़ी कामकुली गढ़वाली उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश। नोट एक भाषा विद्वान के अनुसार शुद्ध भाषा वैज्ञानिक टू दे स्पष्ट में हिंदी की 2 मुख्य उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी। बोली भाषाएं विभाषा एवं भाषा विभिन्न बोलियां राजनीतिक सांस्कृतिक आधार पर अपना क्षेत्र बढ़ा सकती हैं और साहित्य रचना के आधार पर वे अपने स्थान बोली से उच्च करते हुए विभाषा तक पहुंच सकती है। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत होती है। यह एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं भी प्राप्त होती हैं जैसे हिंदी की विभाषाएं हैं ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी व मैथिली। विभाषा स्तर पर प्रचलित होने पर ही राजनीतिक, साहित्यिक या सांस्कृतिक गौरव के कारण भाषा का स्थान प्राप्त कर लेती है। जैसे खड़ी बोली मेरठ, बिजनौर आदि की विभाषा होते हुए भी राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति होने के कारण राष्ट्रभाषा के पद पर अधिकृत हुई है। इसी प्रकार 2 बातें स्पष्ट होती हैं, बोली का विकास विभाषा और विभाषा का विकास भाषा में होता है। बोली, विभाषा और भाषा। उदाहरण भाषा खड़ी बोली हिंदी, विभाषा हिंदी क्षेत्र की मुख्य प्रमुख बोलियाँ ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी व मैथिली। बोली हिंदी क्षेत्र की विशेष बोलियाँ। प्रमुख बोलियाँ का संक्षिप्त परिचय। कौरवी या खड़ी बोली मूल का नाम कौरवी, साहित्यिक भाषा बनने के बाद पड़ा नाम खड़ी बोली। अन्य नाम बोलचाल की हिंदुस्तानी, सर हिंदी या वर्नाक्युलर खड़ी बोली आदि। केंद्र कुरु जनपद अर्थात मेरठ दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। खड़ी बोली एक बड़े भूभाग में बोली जाती है। अपने ठेठ रूप में यह मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, देहरादून और अंबाला जिले में बोली जाती है। इनमें मेरठ को खड़ी बोली आदर्श और मानक मानी जाती है। बोलने वाली वालों की संख्या 1.5 से 2 करोड़। साहित्य मूल कौरवी
में लोक साहित्य उपलब्ध हैं, जिसमें गीत, नाटक, लोक कथा, गप, पहेली आदि हैं। विशेषताएं: आज की हिंदी मूलतः कौरवी पर ही आधारित है। दूसरे शब्दों में हिंदी भाषा का मूल आधार मूलोगदम कौरवी या खड़ी बोली है। नमूना: या कोई बादशाह था साहब, उसके 2 राणे थे। वे एक रोज़ अपनी रानी से कहने लगा कि मेरे समान को कोई बादशाह है भी। तो बड़ी बोले कि राजा तुम समान और कौन होगा। छोटी से पूछा या कहा कि एक बिजाड़ शहर है, जिसके किले में कितने तुम्हारी सारी हैसियत है, उतनी एक ईंट लगी है, और कि इसने मेरी कुछ बात नहीं रखी, इसको तम गारती निवासित करना चाहिए। उसको तू गमारती कर दिया और बाकी को सब राज को मालक कर दिया। राजभाषा केंद्र मथुरा। प्रयोग क्षेत्र मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुरी, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्र। बोलने वालों की संख्या 3 करोड़। देश के बाहर ताजिकिस्तान में ब्रजभाषा बोली जाती है, जिसे ताजुबेकी ब्रजभाषा कहा जाता है। साहित्य: कृष्ण भक्ति काव्य की एकमात्र भाषा, लगभग सारा रीतिकाल साहित्य। साहित्यकाल की दृष्टि में हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली है। साहित्यिक महत्व के कारण इसे ब्रज बोली नहीं ब्रज भाषा की संज्ञा दी जाती है। मध्यकाल में इस भाषा ने अखिल भारतीय विस्तार पाया। बंगाल में इस भाषा में बनी भाषा का नाम ब्रज भ्रूली पड़ा। असम में ब्रजभाषा ब्रजवाली कहलाई। आधुनिक काल में तक इस भाषा में साहित्य सृजन होता रहा, पर परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि ब्रजभाषा साहित्यिक सिंहासन से उतार दी गई और इसका स्थान खड़ी बोली ने ले लिया। रचनाकार: भक्तिकाल सूरदास, नंददास आदि। रीतिकाल बिहारी, मतीराम, भूषण देव आदि। आधुनिक कालीन भारतेंदु, हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास, रत्नकार आदि। नमूना: एक मथुरा जी के चौबे थे, जो दिल्ली शहर चले। गाड़ी बारे बनियान से चौबोजी की भेंट है गई, तो वे चौबे बोले, आह भैया सेठ कहाँ चले जाओगे? वो बोले, महाराजा दिल्ली जाओगे? तो चौबे बोले, भैया हुमायूं बैठा लिया बनिया चलो। 4 रुपया चलेंगे भाड़े के। चौबे बोले, अच्छा भैया चारे देंगे। अवधि केंद्र अयोध्या अवध। प्रयोग क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि। बोलने वालों की संख्या 2 करोड़। देश के बाहर फिजी से अवधि बोलने वाले लोग हैं। साहित्य: सूफी काव्य, राम भक्त कवि काव्य। अवधि में प्रबंध काव्य परंपरा विशेषता विकसित हुई। रचनाकार: सूफी कवि मुल्ला दाऊद जायसी, कुवंत उस्मान, राम भक्त कवि तुलसीदास। नमूना: एक गांव माँ एक अहिर रहा, हूँ बड़ा भोग रहा। सबरे सब सोए के उठे, तो पहले अपने महतारी का 4 ठन्नी धमकाए, तब कोनो काम करता रहा। बेचारी बहुत पुरनिया रही, नहीं तो मजाल रहा कऊ दे के तेरेन छुआए देत। भोजपुरी केंद्र भोजपुरी बिहार। प्रयोग क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, भभुआ, सारण, छपरा, सिवाना, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण आदि, अर्थात उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा बिहार का पश्चिमी भाग। बोलने वालों की संख्या 3.5 करोड़। बोलने की संख्या की दृष्टि में हिंदी प्रदेश की बोलियों में सबसे अधिक बोली जाने वाली संख्या। इस बोली का प्रसार भारत के बाहर सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गियाना, त्रिनिदाद है। इस दृष्टि से भोजपुरी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बोली है। साहित्य: भोजपुरी में लिखित साहित्य नहीं के बराबर है। मूलतः भोजपुर भाषी साहित्यकार मध्यकाल में ब्रजभाषा व अवधि तथा आधुनिक काल में हिंदी में लेखन करते रहे, लेकिन अब स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। रचनाकार: भिखारी ठाकुर। उपनाम: भोजपुरी का शेक्सपियर, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा प्रदत्त। अनंतगढ़ हीरा राहुल। संस्कृतन शब्दों में भोजपुरी के भारतेंदु। सिनेमा जगत में भी भोजपुरी का हिंदी में यह बोली है, जिसमें कि सबसे अधिक फिल्में बनती हैं। नमूना: काहे 10-15 हज़ार के भीड़ होला ई नाटक देखी खातिर, मालूम होता है यही नाटक पब्लिक के रस आवेला। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग। डिस्कशन बॉक्स में दोस्तों
बुक का लिंक है, आप वहाँ से बुक परचेज कर सकते हैं जीके लूसेंट की। और साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।